नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका में आज जो आपके लिए लेकर आते हैं कि वीआईपी सीट का समीकरण क्या कहता है। लोकसभा चुनाव है और इस बीच में वीआईपी सीट के बारे में जानना भी जरूरी है। तो आज एक ऐसे नेता के बारे में बात करेंगे, ऐसे संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जिस क्षेत्र को लेकर कांग्रेस हमेशा से हावी रही है। ऐसा क्षेत्र जिसे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की कर्मभूमि, दीक्षा भूमि कही जाती है। इस सीट पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी यहां सिर्फ 3 बार ही जीत दर्ज कर सकी। आज बात करेंगे नागपुर सीट के बारे में, जहां से वर्तमान में सांसद हैं नितिन गडकरी। जहां चुनाव के वक्त बाकी नेता वोटर्स को लुभाने के लिए झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और झूठ बोलकर अपनी तरफ वोट खींचने के लालच लोभ देते रहते हैं, वहीं नितिन गडकरी कहते हैं कि वोट देना हो तो दो, मगर माल पानी नहीं मिलेगा। जब बात उठती है कि नितिन गडकरी कांग्रेस में जाएंगे और इसका जवाब मिलता है कि कुएं में कूद कर मर जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत, मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा। ऐसे में सवाल कि बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर बीजेपी नेता नितिन गडकरी को खुद पर इतना यकीन है कि 2024 लोकसभा चुनाव वो अपने दम पर, अपने काम के दम पर जीत पाएंगे। उनका परफॉर्मेंस क्या कहता है, क्या कहते हैं नागपुर के जनता और क्या कहते हैं वहां के एक्सपर्ट स्थानीय पत्रकार, आपको इस वीडियो में बताएंगे। उनके बारे में विस्तार से समझेंगे। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और इस सीट पर कांग्रेस ने 12 बार जीत दर्ज की है। सिर्फ 3 बार बीजेपी ने इस सीट पर बाजी मार सकी है। 12 बार कब्जा रहने के बाद भी कांग्रेस 2014 में मोदी लहर में इस सीट को नहीं बचा पाई और इसके बाद से चर्चा शुरू हो गया कि मोदी के आगे कोई नहीं, सब फीका। 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो नितिन गडकरी को 5,87,767 वोट मिले थे। कांग्रेस के विलास मुक्तिमवार को 3,02,939 वोट मिले थे। बसपा को 96,433 वोट मिले थे। आप चौथे नंबर पर रही थी और सिर्फ 69,081 वोट ही उसके खाते में गई थी। नागपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर साउथ, नागपुर ईस्ट, नागपुर सेंट्रल, नागपुर वेस्ट, नागपुर नॉर्थ शामिल है। कांग्रेस बसपा आप सभी ने 2014 में हार के बाद लगातार कोशिश में जुटी रही। 2019 की जब बारी आई तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो सकी। 2019 में गुरु और शिष्य से आमने सामने आए बीजेपी की तरफ से नितिन गडकरी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। पटोले बीजेपी के नेता रह चुके हैं और गडकरी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। वे बीजेपी के पूर्व सांसद भी रह चुके थे। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो नितिन गडकरी को 6,60,221 वोट मिले, करीब 57.8%। कांग्रेस के नाना पटोले को 4,44,252 वोट मिले, करीब 18.20%। 1996 में पहली बार यहां से बीजेपी ने अपना खाता खोला था, जो बनवारी लाल पुरोहित ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2014 और 2019 में नितिन गडकरी ने इस सीट से जीतकर बीजेपी के झोली में तीसरी जीत रख दी और इस सीट पर 3 बार बीजेपी जीत दर्ज कर सकी, बाकी बार कांग्रेस। अब जानकारों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए कि नागपुर में क्या होने वाला है, वहां के स्थानीय पत्रकार क्या कुछ कहते हैं, उनके क्या राय है वो सुनिए। बीजेपी की अगर देखी जाए और क्या स्ट्रेंथ आपको लगती है, कांग्रेस की अगर बात करें तो दोनों की बात करें। बीजेपी की स्ट्रेंथ नितिन गडकरी है और नितिन गडकरी की स्ट्रेंथ बीजेपी का कैडर है। नितिन गडकरी, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वो विकास के अपने आप में एक पैटर्न है, वो अपने आप में एक मॉडल है, जिनका जोर सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं रहता। जैसा कि हमारे जोसेफ सर ने बताया, नितिन गडकरी नागपुर के लोगों के दिल से जुड़े हुए एक सर्वमान्य नेता हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई मेरी बात से असहमत होगा कि नितिन गडकरी किसी एक पार्टी या किसी एक वर्ग को बिलोंग करते हैं। नितिन गडकरी नागपुर के एक सर्वमान्य नेता हैं, जिन्हें कोई राजनीति की विचारधारा में बांधा नहीं जा सकता। एक
दूसरा, जिस तरह किसी व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है उसी तरह उसकी वीकनेस भी होती है। राजनीति की वीकनेस और स्ट्रेंथ सिर्फ चुनाव में देखी जा सकती है, और चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, या यूं कहें कि जब भी चुनाव का अवसर आता है तब होता है। जैसा कि जोसेफ सर ने बताया, नागपुर की राजनीतिक फिजा इस तरह की है, यहाँ का जिसको हम एक सोशल इंजीनियरिंग इस तरह की है कि ये सीट किसी के लिए भी बिना लड़े नहीं जीती जा सकती। यानी मैं इसको बहुत क्लियर ये करना चाहता हूं कि नागपुर की जनता किसी को वॉकओवर नहीं देती। यहाँ कौन सामने खड़ा होगा वो ऐन वक्त पर 2019 में कांग्रेस के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष श्री नाना पटोले जी को उम्मीदवार बनाया गया हो, या इसके पहले वो किसी को भी बनाए, इसी तरह की हालत जब कांग्रेस के अच्छे दिन थे तो बीजेपी के साथ थी। यही नितिन गडकरी जी जब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के इतने प्रयोग किए, वो सब फेल हुए। तो जब तक नितिन गडकरी जी मैदान में नहीं आए उनके सोशल इंजीनियरिंग फेल हुई, जब नितिन गडकरी जी मैदान में आए विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग फेल हुई। इसका मतलब कोई एक पार्टी, कोई एक नेता, कोई एक विचारधारा नागपुर में चलती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। पिछले वक्त जो कांग्रेस ने जो क्या बोलते बीजेपी को फाइट दी थी, उससे ज़्यादा इस वक्त कांग्रेस से फाइट देने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी के जैसे देखें कि नेशनल लेवल का जो कोई भी इशू हो उसका असर स्थानिक लेवल पे गिरता है। अभी आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो उसका असर जरूर होगा। जैसा कि पहले राम लहर की बात अभी जो कही गई थी, तो ये पहला नागपुर का केंद्र था, लोकसभा केंद्र था, जहाँ से बनवारीलाल पुरोहित जो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी वो बने थे। तो ये असर नेशनल लेवल से लेकर स्थानिक लेवल तक हरदम हमें दिखाई देता है। और एक दूसरी बात मैं आपका ध्यानाकर्षण देना चाहूँगा कि ये यात्रा है, ये कुछ भी उसका फाइट जो हम देखते हैं, उसकी जो फाइट हम देखते हैं, उसका समाचार लेने के लिए बीजेपी का जो कैडर है ये यहाँ पे बहुत फुर्तीला है। बीजेपी का संगठन इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पे एक और एक 11 की थ्योरी जिसको बोलते कि नितिन गडकरी जी एक और उसमें देवेंद्र जी एक, और ये 11 हो जाते हैं। तो इन्होंने एक विकास की होड़, विकास की जो जिद यहाँ पे आम तौर पर कार्यकर्ताओं में पर्कुलेशन जो हुआ है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। ये एक समृद्धि महामार्ग से लेकर यहाँ पे मिहान का मैं जिक्र करूँगा कि भले ही उसकी प्रगति जो है वो काफ़ी क्षीण है। मैं क्षीण ये शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि या फिर जो अपेक्षा की जा रही थी उसके साधारण उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 60,000 एक बेरोजगारों को संधि दी है, हमने रोजगार दिया है, ऐसा क्लेम नितिन जी करते हैं। 1 लाख रोजगार देने का उनका दावा है, तो विरोधी पार्टियां उनको ये जवाब मांगेंगे कि ये आपने जो 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का जो दावा किया था, क्लेम किया था, उसका क्या हुआ। ये इलेक्शन यही समय रहता है कि आप जो भी प्रत्याशी रहता है उसको जवाब देना पड़ता है। लेकिन जवाब देने की जब जो कंपैरिजन जब करेंगे हम, तब थोड़ी बीजेपी मुझे हायर लेवल पे दिखती है। क्योंकि पिछली वक्त भी हमने जब देखा कि 2 महीने का एक समय मिला था और नाना पटोले यहाँ के प्रत्याशी बने थे, तब भी उन्होंने कांग्रेस के सब नेताओं को साथ में लाने का एक जिम्मा उठाया था। वो उनका कैंडिडेचर जो था वो नया था। अब कैसा है कि यहाँ पे नाना पटोले ने फाइट अच्छी दी थी, लेकिन पिछली 5 साल में नाना पटोले कहाँ थे ये लोग पूछेंगे। जबकि गडकरी यहाँ पे हरदम दिखते रहते थे, लेकिन नाना पटोले यहाँ पे दिखे नहीं। एक स्टेट का प्रेसिडेंट करके उनका आना जाना नागपुर में रहता है, लेकिन लोग पूछेंगे कि कंटिन्यूटी आपकी क्या है, ये कंसिस्टेंसी आपकी क्या है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के तहत यहाँ पे यदि हरदम आते रहते, नागपुर में यदि बड़ा कुछ तो भी उनका आना जाना यदि लगा रहता है, तो कांग्रेस के नेताओं को कंसोलिडेट एफर्ट्स करने पड़ेंगे जो बीजेपी के रग रग में है। लेकिन कांग्रेस में इसकी जरा थोड़ी सी मुझे संभावना कम नजर आती है। उनकी तैयारी तो हमेशा की है, मगर वो 24 में ऐसा कुछ प्रधानमंत्री पद या उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि 29 की तैयारी है, इसके बाद के चुनाव में।
और मोदी साहब का ऐसा है कि नरेंद्र मोदी साहब की जो उनका जो उत्साह है और उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसके हिसाब से उनकी तैयारी तो काफ़ी है, उनका प्रभाव सब तरफ है, मगर अभी एज फैक्टर भी है। अगर उनको देखा जाए तो अगर कोई कहे कि आप इसके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन है, तो इसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा नहीं और शायद उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और दोनों जो नेता है अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना प्रभाव कर रहे हैं। कहीं मोदी जी का प्रभाव काफ़ी है, कई क्षेत्रों में है, कई राज्यों में है, मगर राहुल गांधी का मुकाबला और उनके बीच में करना ये थोड़ा ठीक नहीं है। मगर राहुल गांधी इसमें कम नहीं पड़ रहे, उनके एफर्ट्स कम नहीं पड़ रहे। सवाल ये है कि उनकी जो मैच्योरिटी है और मोदी जी की मैच्योरिटी जो अभी हो गई है उसमें काफ़ी, मोदी जी 2-3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं एक स्टेट में और डायरेक्ट फिर सेंटर में आ गए, वो पार्लियामेंट लड़े उन्होंने और प्रधानमंत्री बन गए। 2014 का जो चुनाव है उन्होंने चुनाव पूरे देश में घूमकर एक माहौल तैयार किया, उसकी वजह से पार्टी बीजेपी सत्ता में आई। नागपुर में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो वहां सवर्णों की संख्या अधिक है। नितिन गडकरी खुद ब्राह्मण हैं, इसलिए यहां दलित उम्मीदवार हमेशा पीछे भी रह जाते हैं। यहां दलित उम्मीदवार महज 1 या 2 सीटें ही जीत पाते हैं। 5,30,063 से ज्यादा यहां पर मतदाता हैं। ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व भी है। कुल 80% मतदाता ओबीसी, एससी और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में अब जनता की बारी है कि जनता की बात भी सुननी जरूरी है। नागपुर की जनता क्या कुछ कह रही है नितिन गडकरी को लेकर, क्या उनके काम पर वोट मिलेगा या फिर माहौल कुछ और ही होगा, कोई दूसरा फेस होगा, उतारा जाएगा मैदान में। और वहां की जनता की बात भी सुन लीजिए। नागपुर में विकास हुआ है, 50-60 सालों में जो विकास नहीं हुआ है, देवेंद्र जी ने, गडकरी जी ने जो विकास किया है, मेट्रो आया, मिहान आया, ट्रिपल आईटी आया, इतने सारे उद्योग आए नागपुर में। नागपुर का विकास हुआ है और लोगों को दिख रहा है नागपुर में जो विकास हुआ है। नागपुर में जो विकास हुआ है लोगों को दिख रहा है। क्या लग रहा है, नागपुर में विकास हुआ है, आपको क्या लगता है? और ये जो चुनाव आएंगे लोकसभा के, उसमें क्या समीकरण आपको लगता है? देखिए, नागपुर में विकास के बारे में नागपुर का चेहरा तो बदला है, मेट्रो हुई है या सीमेंट के रास्ते हुए, लेकिन अगर यही सिर्फ विकास के मापदंड है तो इसे विकास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आज भी नागपुर के युवा नौकरी के लिए पुणे नागपुर से बाहर जा रहे हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ युवा है ही नहीं, बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितनी बड़ी MIDCs है, हिंगड़ा MIDC है, मिहान है, भुट्टीबोरी है, लेकिन आज वहाँ कितने ऐसे यूनिट्स हैं जो एक्टिव हैं और रोजगार निर्माण कर रहे हैं? बहुत कम है, बड़े यूनिट कोई है नहीं। आज मुंबई, पुणे हो गया, हैदराबाद, बंगलौर, जो IT सिटीज़ हब डेवलप हुए, इनकी कैपेसिटी पूरी हो गई है, सैचुरेटेड हो गए। तो नागपुर भौगोलिक लोकेशन के हिसाब से भी सिटी देश के सेंटर में है। तो मेरे ख्याल से नागपुर को अभी विकसित करना ये हमारे सांसद की प्राथमिकता होनी चाहिए आने वाले समय में। नागपुर को अभी और विकसित करने की प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या समीकरण होंगे चुनाव में, और क्या पार्टियां जो है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो अपने मौजूदा जो मतलब बीजेपी कुछ सीट जो है वो बदलेगी, क्या एक्सचेंज करेगी? नहीं, ऐसा तो होने की संभावना पूरी कम है। नितिन जी ने जो विकास किया है अपने नागपुर शहर में, जगह जगह जो उन्होंने अपनी शैली में से जो रोड निर्माण किए हैं, रास्ते बनाए हैं, और जो भी डेवलपमेंट उन्होंने किया है, मेट्रो आ गई यहाँ पे नए नए पार्क उभारे जा रहे हैं, ये जो सब हो रहा है, तो ये गडकरी साहब के नेतृत्व में नागपुर विकसित करके एक निर्माण हो रहा है। बाहर से लोग टूरिज्म यहाँ पे आ रहा है। अभी फुटाड़ा तालाब में जो फाउंटेन बनाया था नितिन जी ने, वो अभी फिलहाल पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो एक नया उपक्रम नितिन जी ने बनाया था। तो ऐसे नए नए रोजगार नितिन जी उपलब्ध कर रहे हैं नागपुर की जनता के लिए। और नितिन जी को आज के तारीख में कोई टक्कर देने वाला नागपुर में तो कोई सांसद नहीं है, तो जो नितिन जी के खिलाफ खड़ा हो जाए और चुन के आए, ऐसा तो कोई स्थिति नहीं है। आप बताइए कि क्या नागपुर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिल रहा है, रोजगार के अवसर जो है वो आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, रोजगार के अवसर तो नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी नागपुर का युवा वर्ग नौकरी के लिए, जॉब के लिए बाहर ही जा रहा है। और दूसरी चीज़, आपने जो कहा कि नागपुर में आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन जीत के आएंगे, तो हमारे यहाँ के जो खासदार है माननीय नितिन जी गडकरी, उन्होंने पिछले 10 साल में नो डाउट बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा डाउट होता है कि लाइक क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है।
और एक बार और मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एक बार सीमेंट रोड बन जाता है, फिर उसको फिर से कुछ पाइपलाइन डालने के लिए फिर से उसको ये किया जाता है, देन वो पाइपलाइन हो जाती है, फिर फ्लाईओवर के लिए या फिर मेट्रो के ब्रिज के लिए उसको फिर से खोदा जाता है। तो 10 साल से नागपुर के लोग इस कंटिन्यू चल रहे कंस्ट्रक्शन से परेशान है। तो अगर नितिन जी गडकरी को फिर से टिकट मिलती है तो उनके चांसेस 50-50 रहेंगे। ठीक है, आप बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का यहाँ कांग्रेस को कितना फायदा होगा ऐसा आपको लगता है? कांग्रेस को तो नागपुर में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी साहब जो कि नागपुर के खासदार हैं, और आपने देखा है कि नागपुर में खास करके पूरे भारत देश के अंदर में नागपुर जो सिटी है वो इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ ट्रिपल डेकर मेट्रो और आपने देखा होंगे एम्स के हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल और रोजगार के साथ में डेवलपमेंट किया गया है। और अभी आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि जनता को मालूम है कि जनता को काम चाहिए और माननीय गडकरी साहब ने काम किया है, तो आने वाले समय में जो भी कोई भी पक्ष उनके विरोध में खड़ा होता है तो उसकी जमानत जब्त होना है। क्योंकि हमारे ही क्षेत्रों में इतना काम नहीं हो चुका था, जब से गडकरी साहब आए तो आज हमारे कई क्षेत्र इतने डेवलप हो चुके हैं। इवन गली गली तक के उन्होंने सीमेंट रोड किया है, और ऐसा रोड ही नहीं, डेवलपमेंट और रोजगार भी दिया है। और साथ में जो उन्होंने आरोग्य सेवा जो एम्स हॉस्पिटल लाया है इतना बड़ा, और आपने देखा होगा कार्गो हब मिहान में भी कई बड़ी बड़ी कंपनी आई है, आज रोजगार मिल रहा है। तो यह काम बोलेगा आने वाले समय में, पक्ष नहीं बोलेगा, लेकिन माननीय गडकरी साहब बहुत ही ज़्यादा लीड से चुन करके आने वाले हैं। आपको क्या लगता है, नागपुर का विकास हुआ है या और भी कुछ जो बेसिक आपके सवाल थे तो क्या उसका समाधान जो है वो हुआ है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल समाधान हुआ है। जैसे माननीय नितिन गडकरी साहब है, उनके नेतृत्व के नीचे अपना जैसे सीमेंट रोड का काम हुआ है, मंदिरों का काम हुआ है, लाइट्स के काम हुआ है, और मुझे तो लगता है माननीय गडकरी साहब आएंगे। नितिन गडकरी बीजेपी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनकी काम की तारीफ उनके विरोधी भी करते रहे हैं। संसद में भी सांसदों ने खुले तौर पर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। गडकरी की विचारधारा हटकर देश के लिए वो काम करते हैं, विपक्ष के नेताओं का भी ये कहना है। और पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब मुलाकात हुई तो इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव भी गडकरी के ईमानदारी के कायल हो गए थे। नितिन गडकरी अपने बेबाक बोल के ये कारण चर्चित रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगले 3 महीने में देश के सभी हाईवे पर गाड़ी मक्खन की तरह दौड़ेगी। कभी वो चाय का प्याला गाड़ी के ऊपर रख देते हैं और 100-200 की रफ्तार में गाड़ी की ड्राइविंग टेस्टिंग होती है कि सड़क अच्छी है या नहीं। अब मक्खन की तरह सड़क चलने की बात कही है कि सड़क मक्खन की तरह दिखेगा। अब आपको नितिन गडकरी बीजेपी के लिए खास क्यों है ये बताते हैं। जिसके लिए कभी पार्टी संविधान बदल दी थी वो आज संसदीय बोर्ड से भी बाहर हो गई। प्रधानमंत्री की कुर्सी के रेस में नितिन गडकरी कभी हुआ करते थे और उसके बाद वो धीरे धीरे दूर कैसे हो गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी में पीएम मोदी के अगले उत्तराधिकारियों की सूची में तीसरे नंबर पर हैं। हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें 16% लोगों ने बताया कि पीएम मोदी के रिटायर्ड होने के बाद नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बीजेपी के एक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इस सर्वे में चौथे नंबर पर हैं। योगी आदित्यनाथ दूसरे नंबर पर और अमित शाह पहले नंबर पर। लेकिन मतलब पीएम उम्मीदवार की अगर रेस होती है तो फिर अमित शाह पहले नंबर पर होंगे पीएम के बाद। लेकिन बात यह कि पीएम उम्मीदवार की रेस से गडकरी दूर कैसे हो गए, इसके कई सारे कारण हैं। आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहला कारण पूर्ति ग्रुप पर छापेमारी और अध्यक्ष की कुर्सी तक चली गई थी। जनवरी 2013 में नितिन गडकरी का दूसरी बार अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया था, लेकिन इस बीच उनसे जुड़ी पूर्ति ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई। छापेमारी पड़ते ही नितिन गडकरी ने बयान जारी कर कहा कि उनकी छवि को खराब कर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में उन्होंने निर्णय लिया कि बीजेपी में दूसरी बार अध्यक्ष नहीं बनेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा नरेंद्र मोदी से सियासी तलखी। बीबीसी की एक रिपोर्ट को अगर देखें तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उन्हें दिल्ली आकर बधाई दी थी। दूसरी बार तलखी उस वक्त देखी गई जब संजय जोशी को 2012 में गडकरी ने यूपी चुनाव का प्रभारी बना दिया। हालांकि यूपी चुनाव में पार्टी को सफलता नहीं मिली तो संजय जोशी को इस्तीफा तक देना पड़ा। तीसरा सबसे बड़ा कारण संघ प्रचारक मनमोहन वैद का ब्लॉग है। 2012 में गडकरी के खिलाफ बीजेपी के भीतर राम जेठमलानी ने मोर्चा खोला तो संघ प्रचारक मनमोहन वैद ने एक ब्लॉग लिखा।
बैद ने ब्लॉग में लिखा कि गडकरी को कमजोर करने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है। बैद के ब्लॉग से बीजेपी में उस वक्त हड़कंप मच गया। बाद में नितिन गडकरी को खुद आगे आकर इस पर सफाई भी देनी पड़ी। और चौथी सबसे बड़ी वजह केंद्र सरकार में विभाग बंटवारा को लेकर हुआ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनी तो उसमें नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग का मंत्री बनाया गया। यह विभाग कैबिनेट के टॉप 5 कार्मिक, विदेश, वित्त और उसके अलावा गृह रक्षा विभाग से कम पावरफुल है। 2014 में मोदी कैबिनेट में बीजेपी के 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी को मंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह को गृह और नायडू को शहरी विकास, आवास, गरीबी उन्मूलन और संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया, जबकि गडकरी को सिर्फ सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग ही दिया गया। बाकी मंत्रियों को और भी पद दिए गए थे। पांचवा कारण यह भी है कि विवादित बयान की वजह से नितिन गडकरी सुर्खियों में रहते हैं और इसी वजह से सरकार और पार्टी पर भी वो कभी कभी मुश्किलें बढ़ाते नजर आते हैं। मराठा आंदोलन के वक्त में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि नौकरी ही नहीं है तो आरक्षण का क्या होगा। 2019 चुनाव से पहले गडकरी का बयान खूब सुर्खियां बटोर रही थी। जनवरी 2019 में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि जो नेता सपने दिखाने का काम करता है वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। गडकरी के इस बयान को सियासी गलियारों में मोदी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते हुए देखा गया और इसे बताया गया। 2019 चुनाव के बाद मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह तो मिली, लेकिन पार्टी में कद कम कर दिया गया। 2022 में नितिन गडकरी को बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। हालांकि इन सब के बावजूद नितिन गडकरी का मिजाज नहीं बदला, वो पहले की तरह ही बेबाक बने रहे। नितिन गडकरी का राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल उठने लगा, लेकिन 2022 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वे राजनीति से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। 65 साल के गडकरी 2024 तक नागपुर सीट के सांसद हैं। देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है इसी साल अप्रैल में, उसमें नितिन गडकरी की टिकट कटती है या फिर उन्हें फिर से मैदान में उतारा जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि बीजेपी अगर मोदी शाह के नेतृत्व में मजबूत होती है तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल, कठिनाई हो सकता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।